आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे द इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स बुक के चैप्टर 1 को। यह किताब के राइटर हैं एलन गथ या एलन गुथ कहिए। चैप्टर 1 का नाम है द अल्टीमेट फ्री लंच। धरती और चांद के बीच का डिस्टेंस है 240,000 माइल्स। ये इंसान द्वारा सबसे दूर तय किया गया डिस्टेंस है। लूनर लैंडिंग एक कमाल का अचीवमेंट है, लेकिन अगर हम लोग सन तक जाने की कोशिश करें तो करीब 400 गुना ज़्यादा दूरी तय करने की ज़रूरत है जो चांद के मुकाबले। अब हम लोग बात करेंगे 3 स्टार सिस्टम के बारे में, जिसका नाम अल्फा सेंचुरी है। लाइट को भी ट्रैवल करने में, मतलब अल्फा सेंचुरी को पूरी तरीक़ा से कवर करने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में करीब 4 साल लगता है। लाइट को ट्रैवल करने में, अल्फा सेंचुरी को पूरा कवर करने में 4 साल लगता है। सन और अल्फा सेंचुरी धीरे धीरे एक स्पाइरल गैलेक्सी, स्टार के स्पाइरल गैलेक्सी को चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। 4 रिवॉल्यूशन करते हैं हर बिलियन ईयर में, और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसका डायमीटर 20,000 गुना ज़्यादा है यहाँ से अर्थ और अल्फा सेंचुरी के डिस्टेंस के कंपैरिजन में। हालांकि हमारा गैलेक्सी एक सिर्फ छोटे से डॉट के बराबर है इस कॉस्मोस में। अगर हम लोग क्लासिक बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो वो हमें ये बताता है कि बैंग के बाद क्या हुआ। वो थ्योरी ये नहीं बताता है कैसे बैंग हुआ, क्या बैंग हुआ, किसकी वजह से बैंग हुआ, बैंग का कारण क्या था। सो अभी तक हमें ये नहीं पता कि मैटर का ऑरिजिन आखिर यूनिवर्स में कैसे हुआ, कैसे आया मैटर यूनिवर्स में। अब हम लोग बात करेंगे एंटोइन लवोजिया के बारे में। इन 1772 लवोजिया डिस्कवर करते हैं कि सल्फर और फास्फोरस को जब बर्न किया जाता है तो बर्न करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट बचता है, जो राख होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है बजाय सल्फर और फास्फोरस के जब वो बर्न से पहले के। तो इसे एक प्रूफ के रूप में पेश किया जा सकता था कि ये कंजर्वेशन ऑफ मैटर को वायलेट करता है। लेकिन लैवोइयर ने क्या किया, उसने एडेड मैटर को ट्रेस किया और पाया कि वो जो एक्स्ट्रा वजन आ रहा है राख में, वो एक एयर की वजह से आ रहा है, और उस कंपोनेंट का नाम ऑक्सीजन रखा। और जब ऑक्सीजन को हटा दिया गया एनवायरनमेंट से, तब फिर सल्फर और फास्फोरस का इनिशियल मास और फाइनल मास जलाने के बाद दोनों बराबर निकला। उस समय दो लॉस थे कंजर्वेशन के बारे में। एक था कंजर्वेशन ऑफ मास और एक था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज नाम के एक वैज्ञानिक ने ये दिखाया कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम चेंज नहीं करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि रियल वर्ल्ड में हमेशा कहीं ना कहीं छोटे पैमाने पे हमेशा फ्रिक्शन मौजूद होता है, और इसी वजह से कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया जब डेवलपमेंट हो रहा था मैकेनिक्स न्यूटन द्वारा और उनके फॉलोअर द्वारा। फिर एक नए फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पता चला, और वो था हीट एनर्जी। बेंजामिन थॉमसन वैज्ञानिक थे 18वीं सेंचुरी के, जिन्होंने पहली बार ये दिखाया कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया जा सकता है हीट एनर्जी में। 19वीं सेंचुरी के मिडिल तक कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरी तरीक़ा से इस्टेब्लिश किया जा चुका था। पहले कंजर्वेशन लॉज ऑफ मास और एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये दोनों अलग अलग लॉ थे, लेकिन फिर स्पेशल रिलेटिविटी के आने के बाद ये दोनों लॉज एक हो गए।
कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। और सहूलियत के लिए हम लोग अब दोनों लॉज को कंबाइन करके हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज ऑफन कॉल्ड सिंपली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को मिलाकर। स्पेशल रिलेटिविटी के आने के बाद हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर रेस्ट में भी होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, तो भी उनके पास एनर्जी होता ही है और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं रेस्ट एनर्जी। अगर हम लोग इक्वेशन E=mc² के बारे में बात करें तो जो कि बताता है एनर्जी मास इक्विवेलेंट है, तो इसमें क्योंकि C काफ़ी बड़ा नंबर है तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि इवन छोटा सा मास भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है, काफ़ी बड़े एनर्जी के बराबर है छोटा सा मास भी, क्योंकि वो C से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि है C है स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लोग 1 पाउंड मैटर को कन्वर्ट करते हैं पूरी तरीक़ा से एनर्जी में, तो बिलियन किलोवाट आवर का एनर्जी पैदा होगा। कंजर्वेशन लॉज हमें ये बताते हैं कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। अब या तो ये यूनिवर्स इटर्नल है या फिर ये किसी फोर्स द्वारा इसका जन्म हुआ जो कि जिस पर फिजिक्स के नियम में लागू नहीं होते हैं। यूनिवर्स से जिस किसी भी चीज़ से बना है तो उसका एनर्जी और यूनिवर्स का एनर्जी दोनों बराबर होगा, और अगर यूनिवर्स से नथिंग से जनरेट हुआ है तो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी 0 होना चाहिए। एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर जो होता है वो निगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एनर्जी निगेटिव स्टोर होता है। और काफ़ी इमेंस एनर्जी जो कि मैटर के फॉर्म में हमने ऑब्जर्व किया, जो कि मैटर के फॉर्म में यूनिवर्स में मौजूद है, वो पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव एनर्जी को वो कैंसिल कर देता है निगेटिव एनर्जी के मैग्नीट्यूड को जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड से आ रहे होते हैं, और इस तरीक़ा से यूनिवर्स का टोटल एनर्जी 0 हो जाता है। हम लोग बात करेंगे एडवर्ड पी ट्रायन के बारे में। एडवर्ड पी ट्रायन एक साइंटिस्ट है, उन्हें मछली पकड़ना भी पसंद है। जब वह यूनिवर्स के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो उस समय वो मछली पकड़ रहा करते हैं। लेकिन एनीवे, एडवर्ड ट्रायन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जर्नल नेचर में, जिसका टाइटल ये था इज द यूनिवर्स अ वैक्यूम फ्लक्चुएशन। उन्होंने कहा हमारा यूनिवर्स क्वांटम फ्लक्चुएशन से बना है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लार्ज पॉजिटिव एनर्जी जो कि मास के रूप में है इस यूनिवर्स में, वो काउंटर बैलेंस हो जाते हैं निगेटिव एनर्जी से जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में है, और इस प्रकार टोटल एनर्जी 0 हो जाता है। तो हो सकता है ये यूनिवर्स कम्प्लीटली नथिंग से जनरेट हुआ हो, नथिंग। टाइवन ने जो पेपर रिलीज किया उसमें वो फेल हो जाता है ये एक्सप्लेन करने में। अगर यूनिवर्स से वाकई में क्वांटम फ्लक्चुएशन से जनरेट हुआ तो वो इतना बड़ा कैसे हो गया यूनिवर्स बाद में इतना बड़ा। कई सालों तक ट्रायन के वर्क को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया, क्योंकि सारे फिजिसिस्ट यही सोचा करते थे कि अगर यूनिवर्स से वैक्यूम फ्लक्चुएशन से बना है तो ऐसा क्यों है कि यूनिवर्स बाद में इतना बड़ा हो गया, क्योंकि अगर वैक्यूम फ्लक्चुएशन से यूनिवर्स बना होता तो वो साइज में काफ़ी छोटा होता। लेकिन अब सालों बाद ऐसे कई फिजिसिस्ट हैं जो कि ये मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स कम्प्लीटली नथिंग से बना है, क्योंकि इसका टोटल एनर्जी 0 है। तो शायद हमारा यूनिवर्स एक अल्टीमेट फ्री लंच है।